हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? फर्स्ट क्लास एकदम। पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए। और हमने फर्स्ट यूनिट के 4 लेसन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसपे हमने ज़्यादातर पूरा जनन, जीवों में जनन, पौधों में जनन, मनुष्य में जनन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ये 4 लेसन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। मीन्स आपके जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से एक हिस्सा अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड यूनिट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अब ये अनुवांशिकी है क्या, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसने खोज की इसके बारे में, फिर क्या खोज की, क्या उसके एग्जाम्पल्स लिए, वो सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस लेसन का नाम है वंशागति व विविधता के सिद्धांत। वंशागति को दूसरे शब्दों में हम अनुवांशिकी भी कह सकते हैं, अनुवांशिकता एवं विविधता के सिद्धांत भी इस लेसन का नाम हो सकता था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुवांशिकता और विविधता एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे है? अनुवांशिकता क्या है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता का मतलब है, इसमें एक शब्द आ रहा है वांशिकता, वंश के अनुसार। अनुवांशिकता का यदि हम शाब्दिक अर्थ लें तो वो आ जाता है वंश के अनुसार। लेकिन वंश के अनुसार क्या? तो वंश के अनुसार लक्षण, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो वो लगभग समान रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? एक पीढ़ी के लक्षणों का दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। या जनक द्वारा लक्षणों का संतानों में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। 2 तरह से हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का जाना अनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा, जनक से संतानों तक लक्षणों का पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। अब लक्षण कौन से? लक्षण, कायिक लक्षण जो पूरे काया में झलकते हैं, बाहर से भी दिखते हैं, आंतरिक भी होते हैं, वही लक्षण।
आनुवांशिकता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे। अब आनुवांशिकता की खोज किसने की? तो सबसे पहले आनुवांशिकता की खोज की थी बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। वो आनुवांशिकी पर अध्ययन कर रहे थे और खोज करते करते उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और बताया कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। बाद में इस पर बहुत सारे प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद अपने बहुत सारे नियम बनाए। उन नियमों को तथ्यों द्वारा सत्यापित किया और उसके बाद उन्हें कहा जाने लगा, आनुवांशिकता के जनक कहा जाने लगा। उनके बहुत सारे कार्यों पर फिर एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने प्रयोग किए तो उन्हें प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, ये जो मैंने अभी कहा है हम थोड़ा लिखित रूप में इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा शब्द है विविधता। विविधता क्या है? अब इसको सिंपली आप समझिए, बहुत सिंपल, कि मनुष्य की संतान मनुष्य उत्पन्न होती है, कुत्ते की संतान कुत्ता ही उत्पन्न होता है, आम के बीज से आम का पौधा ही निकलता है। यह आनुवांशिकता है। विविधता क्या है? एक ही पेरेंट्स के यदि 4 बच्चे या 3 बच्चे या 5 बच्चे हैं तो वो एक जैसे नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विभिन्नता होती है और इसी विभिन्नता को हम विविधता कहते हैं। ठीक है, विविधता क्या है कि एक ही जनक की संतानों में आपस में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम विविधता कहते हैं। क्यों उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है, एक जो कारण हम पढ़ चुके हैं जब हम मानव जनन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था, और उसके पहले जो 2 अन्य लेसन पढ़े उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें एक विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन ने बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया पढ़ी थी जिसमें बार बार बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीन विनिमय। आपके क्वेश्चन पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पूरे जैविक संसार के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्रिया का नाम है जीन विनिमय। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव में जो 2 समजात गुणसूत्र हैं उनमें आपस में जीनों का आदान प्रदान होता है और इस जीन के आदान प्रदान के कारण जो नया युग्मक बनता है उसमें जो संतान उत्पन्न यदि उससे होती है तो उसमें अपनी जनक से विभिन्नता पाई जाती है और ये विभिन्नता धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है तो कई पीढ़ी पश्चात जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने 100 पीढ़ी पुराने जो पूर्व जनक है उनसे बिल्कुल अलग हो जाती है, नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। मतलब जैव विकास का आधार जो है यही विविधता और जीन विनिमय है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले वंशागति या आनुवांशिकता क्या है? तो वंशागति या आनुवांशिकता क्या है? एक जनक के लक्षणों का संतान तक पहुंचना ही आनुवांशिकता है या वंशागति है। ठीक, इसको दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं या इसकी परिभाषा और क्या हो सकती है? एक पीढ़ी के लक्षणों का
दूसरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी तक पहुंचना। पहुंचना आनुवांशिकता है। ठीक, अब ये तो आनुवांशिकता हो गया। ठीक है, अब दूसरा है कि विविधता। विविधता क्या है? तो अब हम देखते हैं विविधता क्या। पहले जो लेसन का नाम है उसको हम समझ लें। विविधता, विविधता क्या है? एक ही जनक से लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे ही विविधता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विविधता। अब विविधता का कारण, विविधता का कारण अभी मैंने बताया, यहाँ लिखा है परिभाषा में लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं, और जब युग्मक उत्पन्न होते हैं तो जनक में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। जीन विनिमय प्रक्रिया में जीन का आदान प्रदान होता है। जीन के कुछ हिस्सों का आदान प्रदान होता है। अब ये जब आदान प्रदान होता है तो ये जितने भी गुणसूत्र हैं सभी में होता है। अब जब सभी में होता है और प्रत्येक गुणसूत्र 2 हिस्से में बढ़ जाता है तो उसके आधा हिस्सा में जीन विनिमय होता है और आधे हिस्से में जीन विनिमय नहीं होता। मतलब आधा हिस्सा या तो माता के समान होता है या पिता के समान होता है, और जो आधा हिस्सा है वो मिक्स्ड होता है, मिश्रित गुणों वाला होता है। अब युग्मक किससे बनेगा? या तो मिश्रित गुणों वाला युग्मक बनेगा या फिर सिंपल माता या पिता जैसा युग्मक बनेगा। यदि माता में बन रहा है तो माता का युग्मक बनेगा या फिर मिश्रित युग्मक बनेगा। पिता में बन रहा है तो पिता के लक्षणों वाला युग्मक बनेगा या फिर मिश्रित लक्षणों वाला युग्मक बनेगा। अब संतान किससे उत्पन्न हो रही है? माता द्वारा जो युग्मक बनाया गया है, यदि वो मिश्रित युग्मक है उससे संतान आगे उत्पन्न हो रही है तो उसमें मिश्रित लक्षण होंगे। यदि पिता द्वारा बनाए गए युग्मकों में यदि कोई मिश्रित युग्मक वाला जो जीन था, जो कोशिका थी, उससे जन्म हो गया शिशु का तो उसमें मिश्रित लक्षण होंगे। यदि जीन विनिमय वाले जो गुणसूत्र हैं उनसे जो युग्मक बना है उनसे ना होकर सिंपली जो बटा था उससे यदि युग्मक बना और उससे संतान उत्पन्न हुई तो उसमें मिश्रित लक्षण ना होकर सेम माता या पिता जैसे लक्षण होंगे।
इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये आप समझ में आ गया कि अनुवांशिकता क्या है, विविधता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया ना, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कौन सी क्रिया होती है? जीनवन में। तो इसको हम पहले अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्यों विविधता उत्पन्न। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और जब इसमें लैंगिक जनन होना है, युग्मक बनना है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें जो युग्मक बनते हैं उन युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या ओनली 23 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन। अब ये जो बहुत सारे युग्मक बने हैं, इन युग्मकों में कोई युग्मक ऐसा होगा जिनमें जीन विनिमय हो चुका होगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जीन विनिमय हुआ है, इसमें जीन विनिमय हुआ, बाकी जो है इनमें जीन विनिमय नहीं हुआ। आप जीन विनिमय की प्रक्रिया को अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं एक बार। उसमें जीन विनिमय में क्या होता क्या है, जीन विनिमय में देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जब प्रोफेज फर्स्ट आती है अर्धसूत्री विभाजन में, तो समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। कलर चौक ले लो, में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। फिर क्या होता है? इनमें लंबवत विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक जो समजात गुणसूत्र का जोड़ा है वो 2 भागों में लंबाई में बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगली जो स्थिति है उसमें आमने सामने की जो जीन है, इनमें ये देखिए, ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें से केवल मैंने एक जोड़ा उठाया। एक जोड़े गुणसूत्र में ये एक जोड़ा गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र यानी इनमें जितने भी लक्षण है वो, अब ये भी मान लो मैं हूं, मेरा कोई समजात गुणसूत्र है तो एक उसमें से मेरे माता से आया हुआ होगा और एक मेरे पिता से आया होगा, लेकिन लक्षण इनके लगभग कैसे होंगे? एक समान होंगे। अब ये समजात गुणसूत्र जब जोड़े बनाते हैं, इनमें लंबाई में डिवाइडेशन हो जाता है। डिवाइडेशन होने के बाद ये अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। अर्ध गुणसूत्रों के आमने सामने वाले हिस्से में क्या होता है? ये जो क्रिया शुरुआत हुई है, इस क्रिया को कहा जाता है जीन विनिमय। अब क्या होगा देखिए, इंटरेस्टिंग इसके बाद है कि इसमें अब क्या होगा, ये और ये तो सिंपली ऐसे ही ऐसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद ये अलग अलग होंगे। जब अलग होंगे तो इनका स्वरूप कैसा होगा? आप देखिए, इनका स्वरूप ऐसा होगा। क्या हुआ इसमें? आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो टुकड़ा था वो इसमें जुड़ गया, इसका टुकड़ा इसमें जुड़ गया। इसी को कहा जाता है जीन विनिमय। यहाँ पर इसने अपने जो अंतिम टुकड़े थे वो इसको प्रदान कर दिए और इसने अपने अंतिम टुकड़े इसको प्रदान कर दिए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? ये हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें डिप्लोटीन, जाइगोटीन अलग अलग अवस्था होती है। अब क्या होगा? ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग होंगे, और जब ये अलग होंगे ये देखिए, इसमें ये वाला जो गुणसूत्र है ये सिंपल है, पहले जैसा है। ये गुणसूत्र सिंपल है, पहले जैसा है, लेकिन इनमें जीन विनिमय हुआ है तो ये कैसा हो गया? ये मिश्रित गुणों वाला हो गया। अब देखिए, ये जो युग्मक बन रहे हैं, इनमें यदि
कोई युग्मक इससे बना मतलब वो सिंपल युग्मक है, सिंपल लक्षण है उसमें, या तो माता से आया हुआ है या पिता से आया हुआ है। इससे बन रहा है तो माता से या पिता से आया हुआ है, ये सिंपल है। लेकिन ये इनसे यदि युग्मक बन रहे हैं, इनसे बनेंगे ही, बन रहे हैं, तो इनसे जो युग्मक बनेंगे वो मिश्रित युग्मक होंगे। ठीक, अब ये सब युग्मक नर है तो बहुत सारे बाहर निकलेंगे, मादा है तो उसमें से जो एग निकल रहा है उसमें से अब कौन से वाला जो एग निकल रहा है उसमें कौन सा वाला क्रोमोसोम है, ये है, ये है, ये है या ये है। ठीक, यदि इससे अगला संतान उत्पन्न हो रही है तो सिंपल उसमें मिश्रित लक्षण नहीं होंगे, ये है तो मिश्रित लक्षण नहीं होंगे। लेकिन यदि इनसे संतान उत्पन्न हो रही है तो उनमें मिश्रित लक्षण होंगे। अब मिश्रित लक्षणों का मतलब है कि वो अपने जनक से अलग होंगे, शारीरिक लक्षणों में थोड़ा बहुत, अनुवांशिक लक्षणों में थोड़े से अलग होंगे। तो इससे क्या होगी, जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक से थोड़ी भिन्नता लिए होगी, और इसी को हम कहते हैं कि अब जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, एक संतान मान लो इससे उत्पन्न हो गई, एक इससे उत्पन्न हो गई, एक इससे उत्पन्न हो गई, तो जितनी संतानें उत्पन्न होंगी सबके गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो उनमें क्या, भाई पेरेंट्स से आए, लेकिन पेरेंट्स में भी कहाँ से आए, उनके पेरेंट्स से आए, उनके माता पिता से आए। मतलब एक यदि कोई व्यक्ति है उसमें जो लक्षण है, कुछ लक्षण उसमें दिख रहे हैं और कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो जो लक्षण दिख रहे हैं वो हो सकता है उसके माता के हो, जो लक्षण दिख रहे हैं हो सकता है उसके पिता के हो, और दूसरे वाले जो लक्षण है वो अंदर के ओर छुपे हों जो युग्मक में प्रकट हो जाए। तो संतान जो है जो उत्पन्न होंगी वो बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती यदि वो लैंगिक जनन से उत्पन्न हो रही है तो, क्योंकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जीन विनिमय होता है, इसमें मिश्रित लक्षण उत्पन्न होते ही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ तो संतानें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब हो जाता है जब एक ही अंड कोशिका से दो भ्रूण बन जाएं। जब एक ही अंड कोशिका में विदलन हो जाए और उससे दो भ्रूण बन जाए तो जो समरूप जुड़वा उत्पन्न होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। उनमें वंचित मात्र भी ना लिंग में ना शरीर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। एक कंडीशन ये है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो दो संतानें हैं वो कब एक जैसी हो सकती हैं? जब एक ही अंड कोशिका का निषेचन हुआ, भ्रूण बनते समय उसमें एक ही अंड कोशिका से दो भ्रूण बन गए और विदलन द्वारा, और वो दो भ्रूण वृद्धि करके शिशु बनाया, तो वो शिशु बिल्कुल एक जैसे होंगे जिन्हें हम समरूप जुड़वा कहते हैं। ये तब हो पाएगा। और दूसरा, लैंगिक जनन में नहीं, अलैंगिक जनन में ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो संतान उत्पन्न आ सकती क्या होती है कि जो संतान उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन से वो बिल्कुल अपने जनक जैसी होती है। तो विविधता क्या है आप समझ गए होंगे। विविधता, संतानों में भी जो डिफरेंस पाए जाते हैं उन्हें विविधता हम कहते हैं। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में एक जैसी संतानें कब हो सकती हैं? लैंगिक जनन से समरूप जुड़वा उत्पन्न हो सकते हैं। समरूप जुड़वा जिनके लिंग भी एक जैसे होंगे, उनकी बनावट, उनका शारीरिक जीनोटाइप, फिनोटाइप बिल्कुल एक जैसे होंगे। बस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है कि लैंगिक जनन से समरूप संतानें उत्पन्न हो। समरूप कब होंगी? जब एक ही अंडे से जो दो भ्रूण बन जाएंगे तब। ठीक। अलैंगिक जनन से भाई दो प्रकार का जनन होता है, कई प्रकार का जनन होता है, उसमें से मुख्य ये है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसमें दो अभिभावक, दो जनक नहीं होते, केवल एक जनक होता है और उसे पितृ कोशिका या पितृ जंतु कहा जाता है, पितृ जीव कहा जाता है। अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतानें हैं
चाहे कितनी भी उत्पन्न हो, कितनी भी संख्या उत्पन्न हो, वो बिल्कुल कैसी होंगी, एक जैसी, एक जैसी होती है। और वो एक जैसी जो होती है उन्हें हम क्लोन कहते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। इनमें विविधता नहीं पाई जाती। क्लोन, ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि एक जैसी जो संतानें अलग एक जनन से उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्लोन। क्लोन यानी बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल वैसे ही, जीनोटाइप फिनोटाइप बिल्कुल वैसे होंगे, क्योंकि वो एक ही जनक से उत्पन्न हुए, या तो उसके काया के विभाजन द्वारा, या उसकी कोशिका के विभाजन द्वारा, उसके केंद्रक के विभाजन द्वारा, तो वो वैसे ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा वंशागति और विभिन्नता। ठीक, ये क्या है, ये शब्द समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए अनुवांशिकी क्या है, अब हम देखते हैं अनुवांशिकी क्या है। तो अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा, जीव विज्ञान। अभी हमने अनुवांशिकता और क्या पढ़ लिया, विविधता। अब हम पढ़ रहे अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता व विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिकी अलग है, अनुवांशिकता अलग है। ठीक है, अब अनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक बेटसन ने। अनुवांशिकी का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक बेटसन ने किया था। ठीक, इसके बाद इस पर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए वो थे अनुवांशिकी के जनक, उन्हें कहा गया अनुवांशिकी के जनक। कौन थे अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये ग्रेजुएट इन्होंने किया था जीव विज्ञान विषय में, ग्रेजुएशन किया था, स्नातक किया था, विज्ञान विषय लेकर स्नातक पढ़ाई की थी इन्होंने। उसके बाद ये पादरी के रूप में काम करने लगे। जब ये पादरी के रूप में काम कर रहे थे तब इन्हें एक उपाधि दी गई जो है ग्रेगर। ग्रेगर इनके उपाधि थी और ये ग्रेगर नाम इनके साथ में जुड़ गया। अब जॉन मेंडल को कहा जाने लगा ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाने लगा। जर्मनी में सेलेसिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। स्नातक की पढ़ाई की थी और इन्होंने शिक्षक के रूप में, बाद पहले पादरी और बाद में शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। शिक्षक के रूप में जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे अनुवांशिकी के प्रयोग करके अनुवांशिकी के कई नियमों को दिया, इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अब अनुवांशिकी के जनक जब ये थे और इन्होंने बहुत प्रयोग किए, प्रयोगों को बताया भी, लेकिन लोगों ने उस समय माना नहीं। बाद में इनके प्रयोगों पर बहुत सारे प्रयोग किए एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। उन्हें कहा जाता है प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक। प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कहा गया टी.एच.
मॉर्गन को। इन्होंने सहलग्नता, लिंग संलग्नता, इन सब पर बहुत सारे प्रयोग किए और इसीलिए इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ये याद रखने लायक पॉइंट्स हैं, ये काफी पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, तो आप इनको याद रखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम फिर से विविधता पर। विविधता, अब देखिए विविधता हमने पढ़ा, विविधता क्या है? अभी तो हम लेसन के नाम के अनुसार पढ़ रहे थे विविधता। विविधता यानी आपको समझ में आ गया कि विविधता जो है ये एक ही जनक की संतानों में, एक ही माता और पिता की जो संतान है उनमें विभिन्नता होती है, इसी को हम विविधता कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब ये विविधता कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये विविधताएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? दैहिक भी हो सकती है और आनुवंशिक भी हो सकती है। ये विभाग कैसी हो सकती है? दैहिक विविधता यानी बाहर से देखने में विविधता, और दूसरी कैसी हो सकती है? आनुवंशिक विविधता। विविधता या विभिन्नता कुछ भी कह सकते हैं। एक ही जनक से, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में दैहिक विविधता भी हो सकती है, आनुवंशिक विविधता भी हो सकती है। दैहिक विविधता बाहर से दिखाई देती है, आनुवंशिक विविधता जेनेटिक जब अध्ययन किया जाए तो समझ में आती है। अब दैहिक विविधता क्या होती है? तो दैहिक विविधता यानी बाहरी लक्षण जो दिखाई देते हैं उनमें विभिन्नता। जैसे भाई बहन है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा बौना होता है, किसी के बाल काले होते हैं, किसी के बाल भूरे होते हैं, आंखें भी भूरी और अलग हो सकती हैं। तो ये जो बाहर के लक्षण दिखते हैं उसे हम कहते हैं दैहिक विविधता। ये माता के समान भी हो सकते हैं, पिता के समान भी हो सकते हैं, और माता और पिता के मिश्रित लक्षण भी हो सकते हैं। कोई हो सकता है माता जैसा हो, कोई पिता जैसा हो, और किसी में माता और पिता के मिश्रित लक्षण हो। ये किसके कारण है? जीन विनिमय के कारण, अभी आपको बताया था। फिर दूसरी कौन सी विभिन्नता हो सकती है? आनुवंशिक विभिन्नता हो सकती है। आनुवंशिक विभिन्नता का मतलब है कि जो उनके गुणसूत्र हैं उनके स्वरूप में अंतर हो सकता है, और ये जो गुणसूत्र के स्वरूप में अंतर भी किससे होगा? जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय के कारण यदि मिश्रित वाली जीन से कोई संतान उत्पन्न हुई है तो वो उसका जो जीन है, जो गुणसूत्र है, वो अपने माता या पिता से थोड़ा सा भिन्न होगा। तो मतलब आनुवंशिक रूप से भी उसमें क्या होगी? विभिन्नता होगी। ठीक, अब आनुवंशिक विभिन्नता भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है सतत और दूसरी हो सकती है असतत। अब ये जो सतत विविधता है ये पीढ़ियों में क्या होती है? लगातार जाती रहती है। असतत विविधता क्या होती है? किसी पीढ़ी में अचानक उत्पन्न होती है और अचानक उत्पन्न होने के बाद वहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसे कोई जीव जो है एक वातावरण में, किसी वातावरण में, ठंडे वातावरण में रहता है और जीवन में किसी भी समय उसे गर्म वातावरण में रहना पड़े तो उसका शरीर गर्म वातावरण में रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लेता है। तो इस प्रकार जो अनुकूलन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई उसे हम कौन सी बोलेंगे? असतत विभिन्नता। ये जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है। कभी कभी किसी मनुष्य की संतान में 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो वो 6 उंगलियां किस कारण हुई? गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण। लेकिन ये जो असतत विभिन्नता है ये फिर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, तो इसे इसलिए कहा जाता है असतत विभिन्नता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए और क्यों प्रयोग किए और उनके प्रयोगों को उस समय महत्ता क्यों नहीं मिली। तो मेंडल ने बहुत सारे उस समय अपने बगीचे में ही जब शिक्षक कार्य वो कर रहे थे, शिक्षण का कार्य, तो उन्होंने एक पौधा जो लिया, उस पौधे का नाम था मटर, बगीचे का मटर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था पाइसम सेटाइवम।
इसको लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोगों की गणितीय गणनाएं की, बहुत सारे अनुपात निकाले और उसके बाद अपने नियमों को बनाया। किंतु जब तक इनका जीवन रहा तब तक इनको कोई भी सफलता उसमें नहीं मिली, कि लोगों ने ज्यादा इनको अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? उसके भी कुछ कारण है। तो मेंडल के जो नियम थे उनको महत्व क्यों नहीं मिला? महत्व नहीं मिला उस समय में, जब वो जीवित थे तब महत्व नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसके भी अलग अलग कारण है। तो उसमें पहला कारण है कि तब जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। जीव विज्ञान में, क्योंकि मेंडल ने जो नियम दिए थे अनुपातिक रूप से दिए थे, तो अनुपात को उस समय के जीव वैज्ञानिक जो है महत्व नहीं देते थे। पहला कारण तो ये था कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं करते थे, तो इन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और सब वैज्ञानिक उस समय क्या कर रहे थे? सभी वैज्ञानिक उस समय डार्विन ने जो वाद दिया था विकासवाद, सभी वैज्ञानिक डार्विन के विकासवाद पुस्तक जो डार्विन ने लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति पर उस पर कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने मेंडल के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। वो एक ही तरफ लगे हुए थे, सारे के सारे वैज्ञानिक इस पर ही लगे हुए थे। एक ज्वलंत विषय था उस समय, तो सब इसमें लगे हुए थे। मेंडल ने जो कार्य किया था उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर ये उस समय कोशिका के बारे में सबको ज्ञान नहीं था। तब तक कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ था, तो बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। और चौथा जो है, वो जो मेंडल थे, मेंडल किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक ना होकर नहीं थे, किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे, एक छोटे से शिक्षक थे, तो उनकी बातों पर किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेंडल नहीं रहे तो उसके बाद उनके नियमों पर जब कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया, तो काम करने पर उन्होंने बताया कि मेंडल ने क्या क्या किया। तो तब मेंडल के नियमों को बहुत माना गया। तो मेंडल के नियमों को क्यों माना गया, क्यों सफल हुए वो, उसके हम कारण देखते हैं। मेंडल के नियमों की सफलता के कारण, भाई जीते जी नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद तो हुआ। वो जब नहीं थे तब वैज्ञानिकों ने काम किया, उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो तब पता लगा कि हाँ भाई, क्या कारण थी जो मेंडल इतना काम कर गए, तो वो क्यों सफल है, क्यों ऐसा है। तो तब उन्होंने बताया कि भाई मेंडल ने जो काम किया, वो मेंडल ने कितना दिमाग लगाकर वो काम किया था, जिसके कारण सभी ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया, माना। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा पौधा चुना था जिसमें जो एक समय और चुनने के बाद जब प्रयोग किया, तो प्रयोगों में एक ही लक्षण को वो पहले ध्यान में रखकर करते। प्रयोगों में पहले एक ही लक्षण लिया,
पर कार्य किया, फिर उसमें जब सफल हो गए दो व फिर 3 लक्षणों पर कार्य किया। यानी लगातार ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रयोग एक साथ कर रहे हो, नहीं, उन्हें धीरे धीरे अपने प्रयोगों को किया और धैर्य पूर्वक किया, लंबे समय तक किया। तो इस कारण उन्हें उनके प्रयोगों को माना गया, क्योंकि चारों तरफ से सटीक उन्होंने निर्णय लेकर नियम बनाए थे। दूसरा, अध्ययन के लिए चुना गया जो पौधा था चुना था, कौन सा चुना था उन्होंने? पाइसम सेटाइवम। क्यों चुना था? देखिए, चुने गए पौधे में स्पष्ट विरोधी लक्षण पाए जाते थे। स्पष्ट विरोधी लक्षण का मतलब है कि बीज में स्पष्ट दिखाई देगा कि पौधा नाटा है, कि लंबा है, पौधे के फूल पीले हैं, कि पौधे के फूल बैंगनी है, कि पौधे के फूल सफेद हैं, अलग से बिल्कुल दिखाई देता था। तीसरा, प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के जो विरोधी लक्षण है उनको स्पष्ट रूप से उन्होंने गणना की। जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो प्रत्येक पीढ़ी में, जितनी भी पीढ़ियां थी, उस प्रत्येक पीढ़ी में स्पष्ट विरोधी लक्षणों वाले पौधों की उन्होंने स्पष्ट गणना की। स्पष्ट गणना की और स्पष्ट गणना करके उन्होंने अपने परिणाम दिए। इस कारण वो सफल रहे। फिर और क्या कारण थे? कि उन्हें गणित का बहुत अच्छे से ज्ञान था। गणित के अच्छे ज्ञान के कारण विरोधी जो लक्षण वाले पौधे थे, पौधों का सही अनुपात निकाला उन्होंने। यानी कोई भी कितनी बार भी प्रयोग करेगा तो उनका अनुपात बिल्कुल सही ही आएगा। इस कारण भी वो क्या हुए? बहुत ही सफल हुए। तो ये 4 कारण थे जिससे बाकी वैज्ञानिकों ने भी जब उनके नियमों पर कार्य किया तो पता लगा सभी अनुपात वही आ रहे थे जो मेंडल ने निकाले थे। अतः मेंडल को क्या माना गया? फिर सफल। की मेंडल ने जो कार्य किया था वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने पढ़ा है जीव विज्ञान में क्या किया जाता है, पहले तो संकल्पनाएं आती हैं, फिर संकल्पनाओं पर प्रयोग होते हैं, प्रयोग होने के बाद जो फिर कई बार प्रयोग करने पर बिल्कुल वही आंसर्स मिलते हैं, उन्हें ही फिर सिद्धांत बनाया जाता है या नियम बनाया जाता है। तो मेंडल ने वही किया था, इस कारण वो सफल हुए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था तो क्यों चुना था? मटर के पौधे को चुनने के क्या कारण थे? ठीक है, तो मटर का जो पौधा उन्होंने चुना था, मटर के पौधे के चुनाव का कारण, तो पहला कारण जो था कि मटर का पौधा जो है वो 1 वर्षीय होता है।
एक वर्षीय पौधा है, जिसे एक मौसम में भी 2 बार उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण चूंकि परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाता था, बीज जल्दी मिल जाते थे और बीज से नया पौधा भी जल्दी मिल जाता था, तो जो परिणाम है वो जल्दी प्राप्त हो जाते थे, इसीलिए ये सफल हुआ। फिर दूसरा कि जो मटर का पौधा उन्होंने लिया वो कैसा था, इसे आसानी से उद्यान में उगा सकते थे, आसानी से उगा सकते थे किसी भी बगीचे में, तो वहां पर ये प्रयोग कर सकते थे, इसीलिए इसको चुना उन्होंने। तीसरा कारण था, इसमें स्पष्ट विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, स्पष्ट विरोधी लक्षण प्रकट रूप से दिखते हैं। अब ये स्पष्ट विरोधी लक्षण का मीनिंग क्या है? स्पष्ट विरोधी लक्षण जैसे नाटा या बौना लंबा, सफेद फूल पीला फूल, पीले बीज हरे बीज, झुर्रीदार बीज प्लेन चिकने बीज, ऐसे ये विरोधी लक्षण जो है मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने देखा कि बहुत सारे मटर की प्रजातियां हैं जिनमें विभिन्न विभिन्न विरोधी लक्षण हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको चुना। फिर अगला, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, तितली आकार के, पुष्प तितली आकार के व द्विलिंगी होते हैं। अतः इनमें कृत्रिम रूप से पर परागण कराना आसान है। कृत्रिम रूप से पर परागण आसानी से कराया जा सकता है कि इस 2 पौधे यदि लिए तो इसके परागकण निकाल दिए, दूसरे के परागकणों को डाल दिया, इस कारण भी इस पौधे को उन्होंने चुना था। इसके बाद इसमें बहुत अधिक पुष्प, छोटा सा ही पौधा होता है परंतु उसमें बहुत अधिक पुष्प व बीज प्राप्त होते हैं, और जितने ज्यादा बीज प्राप्त होंगे उतना ही ज्यादा अध्ययन में आसानी होगी। तो बहुत सारे बीज, बहुत सारे पुष्प रहेंगे, बहुत सारे बीज मिलेंगे, तो प्रत्येक बीज जब लगाया जाएगा तो उससे जो परिणाम जो है वो उसका अध्ययन करने में ज्यादा ही आसानी होगी। और इसमें बहुत ही ज्यादा जो संकरण से प्राप्त, जो इनमें यदि संकरण कृत्रिम रूप से कराया जाए, कृत्रिम संकरण से प्राप्त पौधे प्रजनन क्षम होते हैं, यानी वो प्रजनन करते हैं, उनमें पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें यदि संकरण करा दिया जाए तो संकरण के पश्चात उनमें प्रजनन की क्षमता हट जाती है। जैसे गुलाब है, गुलाब में यदि संकरण कराया जाता है तो उसमें फिर जो अगली पीढ़ी वो उत्पन्न नहीं कर पाते, उनमें जो उनकी यदि आप कलम लेकर नहीं लगा सकते उससे नया पौधा नहीं उगेगा।
तो इनमें लेकिन ऐसा नहीं था। और इसमें 7वां कारण था कि इसमें अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में पाई जाती हैं। अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में पाई जाती हैं, इस कारण इस पौधे को उन्होंने चुना था। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मटर के पौधे का चुनाव ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों किया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ये 1 वर्षीय पौधा है, इसको एक ही मौसम में 2 बार भी उगाया जा सकता है, इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है, इसमें स्पष्ट रूप से विरोधी लक्षण दिखाई देते हैं जिससे अध्ययन में सहायता मिलती है। पुष्प तितली आकार के यानी खुले हुए पुष्प होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। इनमें वैसे तो स्वपरागण होता है, किंतु पर परागण कराने के लिए पर्याप्त जगह होती है, आसानी से कराया जा सकता है। अगला लक्षण, इसमें जब पुष्प का परागण होगा तो एक ही जो फल है उसमें बहुत ज्यादा बीज प्राप्त होते हैं। एक तो पुष्प भी बहुत लगते हैं और जो फल बनता है उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। तो जितने ज्यादा बीज होंगे अध्ययन में उतनी ही आसानी होगी, इसलिए इसे चुना। फिर कृत्रिम संकरण से, यदि कृत्रिम संकरण मतलब एक के परागकण दूसरे में डाले गए, स्वयं नहीं गए, मनुष्य द्वारा मेंडल द्वारा डाले गए, तो उससे जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो भी प्रजनन क्षम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम परागण कराया तो वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। 7वां कारण है कि मटर के पौधे में अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में पाई जाती है। शुद्ध का मतलब होता है जो जेनेटिकली जो उनके दोनों एलील्स हैं वो एक समान हों, जो दोनों उनके माता और पिता से आए हुए जो लक्षण है वो एक जैसे हों, तब उन्हें कहा जाता है शुद्ध पौधे। ठीक है, तो आज हमने लेसन का बिल्कुल शुरुआत की है। इसमें आपने पढ़ा है आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है और इनके जनक कौन है, विविधता क्या है, कितने प्रकार की होती है, मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, और मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, इसका कारण। ठीक है, तो काफी इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं। वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। तो मेरा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न, आनुवांशिकी क्या है। दूसरा प्रश्न, आनुवांशिकी शब्द की खोज सबसे पहले किसने की। अगला प्रश्न, T.H. मॉर्गन को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है, मेंडल में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए, वीडियो देखिए, बार बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट यूनिट से बिल्कुल अलग, लेकिन फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। तो ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते